नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके लिए ये चौथा पेपर है और ये चौथा पेपर आपके लिए लगेगा 9 जनवरी 2023 को। तो इसका हम सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। इस पेपर का पूर्णांक आपको याद रखना है और ये पेपर का पूर्णांक के साथियों आपका 35 नंबर का, कितने नंबर का है? 35 नंबर का है। और उन 35 में से आपको पास आउट होने के लिए 14 नंबर की आवश्यकता होगी। याद रखिएगा, 14 नंबर से अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी। इसमें टोटल 3 यूनिट हैं। ऑलरेडी हम 2 यूनिट का रिवीजन करवा चुके हैं और हज़ारों विद्यार्थियों ने उसको देखा है और हज़ारों विद्यार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। सबके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं साथियों। तो आप भी इन वीडियोज़ का रिवीजन कीजिएगा और आपको मुख्य मुख्य प्रश्न इन वीडियो में दिए गए हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट कराएंगे। आपको तीसरी यूनिट का रिवीजन करवाया जाएगा जिसमें मुख्य मुख्य प्रश्न बनने वाले हैं। साथियों, मैं आपको गैस पेपर भी लेता हूं। तो गैस पेपर यानी मॉडल पेपर परीक्षा से एक रात पहले, याद रखिएगा, आपको 8 जनवरी की रात को आपको अपना मॉडल पेपर लेना है और इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम के लिए ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों दिए गए हैं, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। दोनों पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। चलेगा, अब हम बात करते हैं आज की इस यूनिट में मुख्य मुख्य प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, पहला प्रश्न तो यही है और बहुत अच्छा और मोस्ट प्रश्न है कि 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं थी। तो याद रख के जाना सभी साथी, बिल्कुल 1632। कितनी थी? 1632। याद रख लेना, 1971 में 1632 भाषाएं थी। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नहीं करवाई थी। यानी कि 1981 के अंतर्गत भारत में जनगणना हुई थी, लेकिन एक राज्य ऐसा था इन ऑप्शनों में से जिसमें जनगणना नहीं करवाई गई थी। तो साथियों याद रखना आपको ऑप्शन बी असम। और बहुत मोस्ट प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है। तो याद रखना 1981 की जनगणना पूरे भारत में कराई गई थी लेकिन असम राज्य के अंतर्गत नहीं करवाई गई थी। ओके, याद रखना इस प्रश्न को भी। और अगला प्रश्न ये भी है कि 1991, ये दोनों प्रश्न मोस्ट हैं। 1981 में तो असम में नहीं करवाई थी, याद रखेंगे। 1981 में तो असम राज्य के अंतर्गत नहीं हुई, लेकिन 1991 की जनगणना अगर आपसे पूछे किस राज्य में नहीं करवाई गई थी, याद रखना आपको जम्मू कश्मीर में। 1991 की जनगणना जम्मू कश्मीर में नहीं करवाई गई थी। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। याद रख लेना दोनों प्रश्नों को। उसके बाद आपको याद रखना है कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में मातृभाषाएं कितनी है। तो याद रखेंगे 234 मातृभाषाएं हमारे देश में। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, याद रखना है 234 मातृभाषाएं हमारे देश के अंतर्गत थी। और अगर पूछा जाए आपसे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल संविधान था, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में हमारे संविधान में साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख वर्तमान में है और मूल संविधान में 14 भाषाएं। याद रख लेना प्रश्नों को सब। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, देखिएगा, जनगणना 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या की भाषाई आधार पर हिंदी की प्रतिशतता कितनी थी। तो याद रखना आपको पूरे देश के अंतर्गत अगर कुल भाषाओं के प्रतिशत की बात करें तो हिंदी भाषा का जो प्रतिशत था आपका 41.03%। कितना था? 41.03% आपको याद रख लेना है, हिंदी भाषा का प्रतिशत था 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? भारत में कुल कितने भाषा के परिवार हैं? तो भारत में भाषा के परिवार 4 हैं साथियों, 4 परिवार हैं हमारी भाषा के, याद रख लेना इसको भी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है साथियों, आपको याद रख लेना है कुडुख। कौन सी है? कुडुख। कौन सी है? कुडुख। अच्छे से याद रख के जाना है, कुडुख हमारी क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं। अब प्रश्न देखिएगा यहीं पर आ चुका है पूरा कि भारत में कितने भाषा परिवार थे? 4। ये 4 परिवार याद रख लेना आप। कौन कौन से? कोंकणी, कुडुख, कश्मीरी और अखमिया। ठीक है ना। लेकिन इनमें से द्रविड़ की कौन सी है? द्रविड़ की आपको याद रखना कौन सी है? कुडुख है। कौन सी है? कुडुख। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। ये लीजिए अगला प्रश्न, ये देखिएगा कि संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। तो संविधान के 17वें भाग में, कौन से भाग में? आपसे अगर भाग पूछा जाए भाषाओं को कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 17 में रखा गया है। कौन से में? 17 में। और अगर आपसे पूछा जाए अनुसूची, तो याद रखना अनुसूची कौन सी है?
8वीं अनुसूची में। कितनी कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा पेपर है साथियों, बहुत मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी में लिखी गई हिंदी की भाषा, आपसे पूछा जाए कि हिंदी कौन सी लिपि है, हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। ये प्रश्न भी याद रखना, ठीक है, आ चुका है ये एग्जाम में। और हिंदी को संघ की यानी भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, याद रखना है आपको इसको। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, त्रिभाषी सूत्र में पढ़ाई जाती है। तो हमारी कौन कौन सी 3 भाषा है जो त्रिभाषी सूत्र के अंतर्गत आती हैं? तो आपको ये याद रख लेना है। कौन सा? ये याद रखना है। एक तो मातृभाषा, एक अंग्रेजी भाषा और एक कोई अन्य भाषा। कोई भी भाषा आ सकती है उसके अंतर्गत। प्रश्न को ये याद रखना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं करके आए आप लोग कि हिंदी मातृभाषा और अंग्रेजी। ये प्रश्न ऑप्शन गलत है आपके साथियों। एक तो होगी आपकी मातृभाषा, दूसरी होगी अंग्रेजी, और इसके साथ आप कोई भी अपनी क्षेत्रीय भाषा मान लीजिएगा। कौन सी? क्षेत्रीय भाषा कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है ना। चलिए आ गया, मैं प्रश्न बता रहा था वही आ गया कि अब तक भारत के संविधान की कौन सी सूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भाग पूछे तो 17वें में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान के अंतर्गत? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अगर मूल संविधान की बात करें तो साथियों कितनी थी? 14 भाषाएं थी। आगे और प्रश्न पढ़ेंगे, अभी भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई है, चलिए आप लोग को बताएंगे हम। ये देखिए अगला प्रश्न है, बहुभाषिता भारतीय अस्मिता का मतलब क्या है? तो क्या है? एक अभिन्न अंग है ये, ठीक है। बहुभाषिता भारतीय अस्मिता का एक अभिन्न अंग है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। उसके बाद हिंदुस्तानी किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? हिंदुस्तानी अगर पूछा जाए शब्द तो 2 भाषाओं का मिश्रण है। कौन सी? एक तो हिंदी और एक उर्दू। ओके चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका ये है कि 1813 में अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनके द्वारा आरंभ किए गए प्राथमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षा किस माध्यम में दी जाती थी? तो याद रखना आपको स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती थी। 1813 में जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने प्राथमिक स्कूलों के अंतर्गत स्थानीय भाषा में शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न ये है, तो देखिए अब आपको ये प्रश्न भी याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो ये साथियों 1968 यहाँ पर दिया गया है। ये पहली शिक्षा नीति थी 1968 में। देखो 1968 में पहली शिक्षा नीति थी। कौन थी उस समय प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, आपको याद रखने जाना है। दूसरी शिक्षा नीति कौन सी थी? 1986 में। 1986 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। इस समय कौन थे? राजीव गांधी। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में शिक्षा नीति कौन सी है तो 2020। कौन सी है? 2020। ये इसको अंत नहीं वर्तमान शिक्षा नीति मान लो, चाहे तीसरी शिक्षा नीति मान लो, तो यह आपने तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है जो वर्तमान में 2020 में चल रही है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, याद रखना। और इस आगे बात करते हैं हम, आगे चलिएगा। किस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो वो कौन सी थी? राममूर्ति समिति थी। कौन सी थी? राममूर्ति समिति थी। याद रखना आपको, पहली राममूर्ति समिति थी ये 1968 के टाइम पर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए, किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन क्या कहलाता है? बहुभाषिकता। इसको तो आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय भाषाएं कितनी थी? भारत में कितनी थी क्षेत्रीय भाषाएं? याद रखना कितनी थी? 12 क्षेत्रीय भाषाएं थी, ठीक है ना। और एक लास्ट प्रश्न यह है आपका कि भारत भाषा की दृष्टि से कहता है बहुभाषी देश। आप लोग इसको जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं छोटे प्रश्नों की। चलिएगा, हाँ, तो मोस्ट प्रश्न आप लोग लगाएंगे, भारत में उपस्थित 4 प्रकार के भाषा परिवार कौन कौन से हैं? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग लगाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 परिवार आपको याद करके जाना है कौन कौन से। मैं फिर बाद में कहेंगे कि आप लोग पढ़ाया नहीं अच्छी तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो आर्य भाषा परिवार जिसको हम बोलते हैं इंडो आर्यन, एक था द्रविड़ भाषा परिवार जिसको बोलते हैं द्रविडियन, और तीसरा था तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार, और चौथा था ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा भाषा परिवार। चारों को अच्छे से रट के जाना, फिर बाद में कहेंगे कि बताया नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, आपसे पूछ ले बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते भी होंगे इस परिभाषा को। बहुभाषिकता पद का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जब व्यवहार में एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बहुभाषिकता कहते हैं। उसके बाद चलिएगा अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न अब यहाँ से
ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, है ना। ऑब्जेक्टिव में न पूछ के आपसे वैसे भी पूछ सकता है कि भारत में भाषा को कितने भाषा परिवार में बांटा गया, तो 4 में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और मातृभाषाएं कितनी थी, 234 थी, ठीक है। और 100 वर्गीकृत भाषाएं थी और 10 लिपियां थी। लिपियों की संख्या पूछे तो 10 और वर्गीकृत भाषा पूछे तो 100 और मातृभाषा पूछे तो 4। और याद रखना, अभी मैंने आपको बताया भाषा परिवार पूछे तो कितने हैं, 4, तो ये आपको चारों याद रख लेने हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे मैं अपना मुख्य प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब ये प्रश्न आपको मैं डिटेल्स के साथ में पढ़ाऊंगा। राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं के नाम आपको पहले बता देता हूँ। पूछे तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, और कौन सी है, एक मालवी, मालवी भी याद रखना, अहिर भाटी, ठीक है ना, अहिर भाटी, शेखावाटी, नागरचोल, ये सब राजस्थानी भाषाएं हैं और इनकी उपबोलियां हैं। ओके चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये प्रश्न पूछ लिया है, भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है, तो याद रखना, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। अगर पूछ ले भाषा के संबंध में सबसे प्रसिद्ध कहावत कौन सी है, तो 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी, यानी 4 कोस पर पानी बदल जाता है लेकिन 8 कोस पर आपकी भाषा बदल जाती है, ऐसा माना जाता है। चलिएगा आगे बात करते हैं। लो भाई बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल्स के साथ में बताऊंगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न संख्या 14 और एक प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है ना। संविधान के यहाँ पर संशोधन पूछे गए हैं, संविधान के संशोधन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पर अब भाषाएं मैंने आपको बताई थी कि भारत की यहाँ पर टोटल 14 मूल संविधान भाषा थी। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में। अब उनमें से 22 भाषाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से भी बता सकता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ेंगे तो मैं आपको पूरी की पूरी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं उन सब का मैं उल्लेख डाल दूंगा और कौन सी भाषा किस तरीके से कब, तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग रट के जाएंगे अच्छे से। प्रश्न आएगा, मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे। चलेगा संविधान के 100वें संशोधन में, तो देखिएगा आपसे मैं पहले बता रहा हूँ कि 14 तो मूल भाषाएं थी। 14 कौन सी थी, मूल भाषाएं थी जब हमारा भारत का संविधान बना था, ठीक है ना। अब वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी तो मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। चलेगा अम्बा, कौन सा, देखो कौन सी थी, अम्बा, संत, अम्बा संत कम कम पते देता है, कम कम पते देता है उस गोहिल को, उस गोहिल को। तो ये आपको 14 भाषाएं आपकी इस ट्रिक में आती, ठीक है ना। 14 भाषाएं इस ट्रिक में आ गई। तो देखो ऐसे बन गई असमिया, बा से बन गई बांग्ला, से बन गई संस्कृत, तैसे तस्मिया, और कहते कम कम, कैसे कोंकणी, मैं से मलयालम, फिर कैसे ये बन गई आपकी कन्नड़, और फिर इससे बन गई क्या, वो बन गई ये अपनी आती है ना, चलो मैं बाद में बता दूंगा इसको। और पैते बन गई आपकी पंजाबी, और तैते बन गई आपकी तमिलनाडु में भाषा कौन सी बोली जाती है वही है, ठीक है ना। उस गोहिल को उर्दू, और ये भी आएगी आपकी, और गोहिल को मतलब गुजराती, ठीक है ना, और हिंदी। ये इस तरीके से 14 भाषा आपको मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप पे आपको कमेंट करके पूरी तरीके से आप लोग जुड़ेगा वहाँ पे। तो प्रश्न यह था हमारा कि 14 भाषाओं के पश्चात में आपको 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। अब 8 भाषाओं को जोड़ने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, चलिए प्रश्न को याद रख लेना। देखिएगा 15वीं भाषा कौन सी थी ये आपको याद रखना। 15वीं भाषा थी 1967 में जोड़ी गई थी। 1967 में कौन सी थी, सिंधी। एक तो आपको ये याद रखना है। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी। संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, ठीक है ना, उस समय हुई थी ये। उसके बाद में और जोड़ी गई थी। उसके बाद संशोधन हुआ था 71वां संशोधन 1992 में, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, 3 भाषा जोड़ी गई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन के 71वें संशोधन में 1992 में जो हुआ था उसमें 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी। तो मैं आपको याद बताता हूँ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ट्रिक क्या याद रखनी है, कॉमन। क्या याद रखनी है, कॉमन। ये ट्रिक है कि 1992 में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ था तो कौन कौन सी भाषाएं थी, तो 3 भाषाएं थी उस टाइम पे। कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्या याद रखनी है, ट्रिक कॉमन, कॉमन, ठीक है ना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उसके बाद अब हो गई कितनी हमारी 18। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी। ये 4 भाषा कौन कौन सी देखिएगा, 100वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, उसमें जोड़ी थी 4 भाषाएं। ये 4 भाषा कौन कौन सी है, तो देखो
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ट्रिक क्या है इसकी? बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी, बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी, ठीक है ना, थाली में मेथी। तो बूढ़ी से बन गया बोडो, डोकरी से बन गया डोगरी, और मेथी थाली में क्या बन गया? संथाली। थाली में मतलब संथाली, और मेथी का मतलब मैथिली। तो ये आपकी 4 भाषा होगी, बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी। ये ट्रिक आपका है, बोडो, डोकरी, मैथिली और संथाली। हो गया काम अच्छे से। प्रश्न आएगा 100%, मैंने पूरा बता दिया है। चलेगा, लो भाई, अब ये 22 भाषा आपको ये आ चुकी है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं। अब ये 22 भाषा आप लोग याद रखिए, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 22 भाषाओं को ट्रिक मैंने बता दी है। 14 भाषाओं को याद रखना है। अम्बा संत कम कम पते देता है उस गोहिल को, 14 भाषा हो गई। उसके बाद 15वें नंबर पर आती है हमारी सिंधी, ठीक है ना, और सिंधी के बाद में 16वें, 17वें, 18वें नंबर पर आती है आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी कॉमन, ठीक है ना। उसके बाद 4 भाषा 2001 में जोड़ी गई थी, बूढ़ी डोकरी की थाली में मेथी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर? ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा आगे हम बात करते हैं अगला, संस्कृत से उत्पन्न अन्य भारतीय भाषाओं का नाम लिखो। अब संस्कृत से कौन कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? देखिए, एक तो हिंदी, एक बंगाली, एक गुरुमुखी, गुजराती, मराठी और असमी। ये मुख्य भाषा संस्कृत से पैदा हुई है, जो भारतीय भाषाओं में उनका उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अब हम आपको मोस्ट प्रश्न बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट से मोस्ट। लो भाई, बहुभाषिकता का अर्थ स्पष्ट करते हो, उनकी प्रकृति का उल्लेख करो। अब जानते भी हो, बहुभाषी भारत की स्थिति है। बहुभाषिकता का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति जहां जिसमें बच्चे के परिवेश में एक से अधिक भाषा बोली जाती है। भारत के नगरों में ऐसी स्थितियां सामान्यतः देखने को मिलती हैं, जहां बच्चे के घर में एक भाषा बोली जाती है और पड़ोस में कोई दूसरी, स्कूल में कोई तीसरी भाषा, जैसे अंग्रेजी बोलती हो, द्वितीय भाषा के रूप में उसे भी पढ़ानी पड़ती है, हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर हम अलग अलग प्रकृति की भाषा सीखते हैं। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर लिखना है। ये भाषा की प्रकृति बहुभाषिकता की देखो, ठीक है ना, बहुभाषिकता का अर्थ। उसके बाद प्रकृति देखो, बहुभाषिकता और विभिन्नता मानव अस्तित्व का एक भाग है। भाषा को अर्जित करने की शक्ति आंतरिक होती है। प्रत्येक बालक में यह शक्ति जन्म के समय प्राप्त होती है, जबकि वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है तो उसके साथ अंतर्क्रिया करता है और उसमें बहुभाषिकता और भाषा की विभिन्नता के गुण विकसित हो जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख के जा रहा है, बहुभाषिकता का अर्थ पूछे तो। लो भाई, प्रश्न ये भी याद रखना है, बहुभाषिकता विद्यार्थियों के लिए वरदान है या अभिशाप? स्पष्ट कीजिए। और अथवा प्रश्न पूछा जा सकता है ये बदल के भी कि बहुभाषिकता भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उपयुक्त कथन की व्याख्या कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट लगाएंगे इन दोनों प्रश्नों को, ये तीसरा और चौथा प्रश्न। देखो पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन पीडीएफ में मैंने टच नहीं किया है कौन कौन से मुख्य हैं, मैं बता वीडियो में रहा हूँ उनको। आप लोग वीडियो को देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन से मुख्य प्रश्न मैंने पीडीएफ में बताए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल मोस्ट प्रश्न ही पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। चलो ये देखिएगा, बहुभाषी भारत के अंतर्गत भाषा और शिक्षा की क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो बहुभाषी भारत के अंतर्गत देखिए, भारतीय संविधान में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत में एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, अब आपसे पूछ ले केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन कब किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था 1938 में, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में। ये सुझाव दिया गया कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा यह सुझाव भी दिया गया कि उनके अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा करना भी उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा यह सुझाव भी दिया गया कि लेकिन बहुभाषी समाज में एक ही भाषा में शिक्षा देना इस प्रकार से संभव होगा, यह समाधान नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न को भी आपको पढ़ के जाना है, ओके। चलिए प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, अनेक राज्य 8वीं अनुसूची में अपने राज्य की भाषा शामिल करने के लिए क्यों प्रयत्नरत हैं? कोई 3 कारण बताइए। यानी प्रत्येक राज्य क्यों चाहता है कि मैं अपनी भाषा को, हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषा को उल्लेख है, तो वो उस अनुसूची में क्यों जुड़वाना चाहता है? कोई 3 कारण आपको बताने हैं। तो चलेगा, आपको ये 3 कारण अच्छे से याद रख लेना है कि भारत की
अनुसूची 8वीं में भारतीय भाषा को शामिल करने का प्रावधान है। संविधान की जनतांत्रिक समझ का ये आईना भी है। इस सूची में अपनी अपनी भाषा को शामिल करने के लिए अनेक राज्य प्रयत्नशील है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने पर उस भाषा को विशिष्ट दर्जा मिल जाता है और वो राज भाषा बन जाती है। वो भाषा राज कार्य का काम करती है, वो राज्य की एक परमानेंट भाषा बन जाती है। साथ ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है जब किसी भाषा को संविधान में जोड़ देते हैं तो। इसके अतिरिक्त भाषा के विकास के लिए उसको सरकारी अनुदान मिलता है, स्थानीय रचनाकारों और प्रतिभाओं को मौका भी मिलता है, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय से संबंधित प्रतिनिधित्व भी मिलता है और न्यायालय में कार्य करने की भाषा की विकल्प बन जाता है और साहित्य अकादमी में भी और इसको बेनिफिट दिया जाता है अगर वो राजभाषा बन जाती है किसी भी राज्य की कोई भी भाषा। ठीक है ना। चलो अब ये प्रश्न और ये प्रश्न बिल्कुल प्रश्न अलग है लेकिन उत्तर एक जैसा ही है कि किसी भी भाषा को भारत की 8वीं सूची में शामिल हो जाने पर क्या क्या लाभ होंगे। ठीक है, तो वही लाभ है, फायदा क्या क्या है सबको आप जानते हो इस चीज़ को, वही उत्तर है सेम। और वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि भाषाओं के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है भारत के संविधान के भाग 17 में है ना अनुसूची अगर पूछे आपसे तो 8वीं में, ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में रखा गया हिंदी को। ठीक है ना, राजभाषा का इसको दर्जा दे दिया गया है और अंग्रेजी को भी दिया गया है। अंग्रेजी को दर्जा शुरुआत में 15 वर्षों तक दिया गया था, हालांकि 1963 में अंग्रेजी को हमेशा के लिए राजभाषा का दर्जा दे दिया है। अनुच्छेद 45 के अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को अधिकृत किया गया कि वे किसी भी विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक अथवा हिंदी को राजभाषा बनाए। ठीक है ना। अनुच्छेद 345 की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश जो राज्य थे इन सभी ने अपनी अपनी राजभाषाएं यहाँ पर बनाई है। ठीक है ना, तो ये आपको प्रश्न याद करके जाना है। चलिए अगला प्रश्न ये है, बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भ में आप क्या समझते हैं। और बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भ में आप क्या समझते हैं। यानी कि बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भ में दो जोड़े मामले महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो यह है कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता की अवधारणा का क्या उपयोग है। दूसरा है कि इसके उपयोग से हम भाषा शिक्षण में क्या क्या नया जोड़ सकते हैं। और दूसरा चीज़ यह है कि बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है। इन दोनों मामलों को हम सीखने और सिखाने के क्रम में उपयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। और आपको 2-3 प्रश्न और हैं। चलो यहाँ पर प्रश्न नंबर ये है 21वां कि मानक भाषा के प्रमुख लक्षण लिखो और उसकी विशेषता। मानक भाषा के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और उसकी विशेषता क्या है। कि मानक भाषा के अंतर्गत यहाँ पर सर्वमान्य शुद्ध का प्रयोग किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी है कि वहाँ पर व्याकरण सर्वसम्मत होती है और उच्चारण और लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है और वो भाषा सर्वमान्य होती है, समाज और राज्य के स्तर से भी अधिकृत होती है। और मानक भाषा के शब्द सरल बहुप्रचलित होते हैं और ये भाषा जो होती है आंचलिक और प्रांतीय रूप को भी प्रभाव से मुक्त होती है। नेक्स्ट है, यह आपको राजस्थान की बोलियों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो हालांकि पूछा मुश्किल जाएगा, आपको यही याद रखना है कौन कौन सी बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं राजस्थान की। तो ये आप लोग एक बार टेबल को याद करके जरूर जाएंगे। और अगर वो प्रश्न आपसे याद नहीं होता टेबल, तो आप लोग विस्तार से पूछा जाएगा तो ये प्रश्न मोस्ट है। भाषाओं को, राजस्थानी भाषाओं की अगर बात की जाएगी तो ये प्रश्न आपको याद करके जाना है पूरी तरीके से। ठीक है ना, तो ये प्रश्न मोस्ट है। भाषा और बोली में अंतर, देखो छोटा प्रश्न पूछा जाएगा तो बोली में अंतर पूछा जाएगा। छोटा भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, बड़ा भी पूछ सकता है। जी, एक प्रश्न यह है कि बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक होती है। ठीक है ना, 2017 में आया वो प्रश्न है, इसको भी याद करके जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर किधर गया, ये तो नहीं है ठीक ठाक, इससे ऊपर वाला ही है जी, बिल्कुल ये बात। अन्य भाषा सीखने के लिए हमें किन किन साधनों का उपयोग करना चाहिए। पहली चीज़ तो याद रखना आपको, कुछ सीखने वाला बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद उस शिक्षक का स्वभाव या रूख कैसा है। उसके बाद उस शिक्षक को पढ़ाने में कौन कौन सी चीज़ों की उपलब्धि हासिल है। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षक शिक्षित होना चाहिए अच्छी ढंग से, और शिक्षक सामग्री और पाठ्यपुस्तक का नॉलेज होना चाहिए, और प्रतिपुष्टि भी ठीक तरीके से करना आना चाहिए उसको, और परीक्षण
जो पढ़ाया गया उसका परीक्षण भी ठीक ठाक से करना, अच्छे से करना जानता हो। तो ये आपको विशेषता इस प्रश्न के बारे में याद रखनी है। और अब आपको गेस्ट पेपर भी पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक दिन आप लोग इन क्लासों को लेंगे और टेलीग्राम पर PDF मिल जाएंगी। पूरा वीडियो को देखे करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक करना मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।